हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2008 में आई मर्डॉक मिस्ट्रीज एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपको इसका एपिसोड नंबर 1 और 2 देखना है तो वो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके हर एपिसोड में एक नया केस होता है, इसलिए अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो भी आपको स्टोरी पूरी समझ में आएगी। और अगर आप हमारी वीडियोस को देखते और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स एक बॉक्सिंग फाइट को देखते हैं, जहां पर दो बॉक्सर्स एमोस और बॉब फाइट कर रहे होते हैं। इस फाइट में एमोस जीत जाता है और नेक्स्ट सीन में हम एमोस की डेड बॉडी को देखते हैं, जिसे किसी ने शूट करके मार दिया होता है। यहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और यहीं पर हम डिटेक्टिव मर्डॉक को देखते हैं, जो कि बॉडी के पास बहुत सारी चीज़ें मेज़र कर रहे थे। और इसे मेज़र करके उन्हें पता चलता है कि जिसने भी गन शूट करी है वो विक्टिम के काफ़ी ज़्यादा पास खड़ा था, और इतनी पास से शूट करने पर उसके कपड़ों पे खून के छींटे भी ज़रूर पड़े होंगे। ये एक होटल रूम होता है और यहाँ के क्लर्क ने एमोस की वाइफ फैनी को गन के साथ एमोस की डेड बॉडी के पास खड़े देखा था, इसलिए हर कोई फैनी को ही गुनहगार समझ रहा था। तो अब मर्डॉक क्लर्क से बात करता है तो क्लर्क बोलता है कि उसने एक चीख सुनी थी और जब वो गया तो उसने वहाँ पर फैनी को देखा था, जिसके हाथ में गन थी। लेकिन उसने कोई गन शॉट नहीं सुना था, क्योंकि बाहर फायर क्रैकर जल रहे थे, वही पटाखे जो हम दिवाली में जलाते हैं, जिसके शोर में उसने गन शॉट की आवाज़ नहीं सुनी। अब तक यहाँ पर डॉक्टर आ जाती है तो डॉक्टर बताती है कि एमोस की डेथ रात के 11 बजे के बाद हुई है और इसकी नाक भी टूटी हुई है। इसके बाद मर्डॉक फैनी से मिलने जाता है। यहाँ पर फैनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब हर कोई उसे ही किलर समझ रहा है, इसलिए उसे ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पर मर्डॉक दूसरों की तरह नहीं होता है। तो फैनी उसे बताती है कि बॉक्सिंग के मैच के बाद वो एमस और एमस का मैनेजर ओजी, ये सब लोग साथ में एक बार में गए थे। यहाँ पर ओजी के साथ एक कपल और भी था, जिसे फैनी नहीं जानती थी। थोड़ी देर यहाँ पर रुकने के बाद फैनी ओजी के साथ अपने होटल रूम में वापस आ जाती है, जहाँ पर फैनी अपने रूम में चली जाती है और ओजी अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे फायर क्रैकर की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उसे देखने के लिए बाहर चली जाती है। और जब वो वापस आती है तब वहाँ पर वो एमोस की लाश देखती है। अब एमोस जिंदा है या नहीं ये चेक करने के लिए वो उसकी हार्ट बीट चेक करती है, और इसी चक्कर में उसकी ड्रेस पे खून लग जाता है। अब वो गन जिससे उसे मारा गया था वो वहीं पर पड़ी थी, तो वो उस गन को भी उठा लेती है। और एग्जैक्टली उसी टाइम पर वो क्लर्क वहाँ पे आके देखता है, और जो चीख उसे सुनाई दी थी वो चीख फैनी की ही थी। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर मर्डॉक कांस्टेबल जॉर्ज से एक ड्रेस मंगाता है वाइट कलर की। इसके बाद यहाँ पर उससे मिलने के लिए ओजी आता है। ओजी यहाँ पर आते ही बोलता है कि फैनी किलर नहीं है, वो किलर नहीं हो सकती। तो अब मर्डॉक उससे क्वेश्चन करता है। ओजी उसे बताता है कि एमोस मेरे बेटे जैसा था। जब वो 14 साल का था तब मैंने उसे देखा था। शुरू में मैंने उसे अपने यहाँ पर साफ सफाई के काम के लिए रखा था, पर बाद में मुझे ये बात रियलाइज हुई कि उसके अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है और वो काफ़ी कुछ कर सकता है। इसके बाद मैंने उसे बॉक्सिंग शुरू कराई और उसने लगातार 40 मैच जीते। पर इतने सारे मैच जीतने के बाद ये जीत उसके सिर पे चढ़ गई और वो गैम्बलिंग, ड्रग्स, लड़कीबाजी ये सब करने लगा। और इन्हीं सारी रीज़न की वजह से वो धीरे धीरे मैचेस हारने लगा। और अब हारते हारते नौबत ये आ गई कि हमें मैच फिक्स करवाने पड़े। मतलब कि अब एमोस हारने के लिए खेलता था और उसे हारने के लिए पैसे मिलते थे। और मूवी की स्टार्टिंग में हमने जो फाइट देखी थी उसमें भी एमोस को हारना था, पर पता नहीं क्यों वो हारने के बजाय अपने अपोनेंट को हरा देता है। और फैनी उसके साथ बचपन से थी, वो उसकी बचपन की दोस्त थी और बड़े होकर इन दोनों ने शादी कर ली थी। इतना सब कुछ बता के ओजी वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जॉर्ज को देखते हैं, जो कि वही वाइट ड्रेस लेकर आ चुका होता है। तो अब मर्डॉक जॉर्ज को ही वो वाइट कलर का गाउन पहना देता है और सामने उसने एक मरा हुआ पिग रखा था। वो कहता है कि इसे शूट करो। ये डिस्टेंस लगभग उतनी ही डिस्टेंस होती है जितनी डिस्टेंस से किलर ने एमोस को शूट किया था। अब जब जॉर्ज यहाँ पर शूट करता है तो उसके गाउन में काफ़ी सारे खून के छींटे पड़ जाते हैं, और बस यही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से मर्डॉक को ऐसा लग रहा था कि फैनी ने खून नहीं किया है, क्योंकि उसकी ड्रेस पे ऐसे खून के छींटे नहीं पड़े थे। इसके बाद मर्डॉक बॉब से मिलने जाता है। बॉब वही फाइटर होता है जिससे मूवी की स्टार्टिंग में एमोस की फ़ाइट चल रही थी। बॉब यहाँ पर खुश होता है। वो खुश इसलिए होता है क्योंकि ये फ़ाइट फिक्स थी, फिर भी एमोस ने उसे जानबूझकर हरा दिया। मर्डॉक के पूछने पर बॉब बताता है कि इस फाइट को फिक्स कराया गया था और फाइट को फिक्स कराने वाले का नाम है मिस्टर कटलर।
तो अब यहाँ से मर्डॉक मिस्टर कटलर के घर जाता है, जहाँ पर वो उनकी वाइफ मिसेस कटलर से भी मिलता है। और ये कपल वही कपल होता है जिसके साथ फाइट के बाद एमस, फैनी और ओजी बार में गए थे। अब मिस्टर कटलर मर्डॉक को बताते हैं कि बॉक्सिंग एक बिजनेस है, इसमें आपको पैसा बनाना होता है और पैसा बेट से बनता है। और मैं एमस को ख़रीदना चाहता था, क्योंकि अगर एक बार उसे ख़रीद लिया तो फिर वो मेरे अकॉर्डिंग फ़ाइट करता। मतलब कि जिस फाइट में मिस्टर कटलर बोलते जीतने के लिए वो जीतता, और जिस फाइट में वो उसे हारने के लिए बोलते उसमें उसे हारना पड़ता। और एमस को बेचने के लिए मेरे पास ओजी आया था, ना कि मैं उसके पास गया था। ये सुनने के बाद मर्डॉक सीधे ओजी से मिलने जाता है। यहाँ पर ओजी उसे बताता है कि अब मैं उसे और ज़्यादा नहीं संभाल सकता था और उसके लिए और ज़्यादा फ़ाइट अरेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं उसे बेचना चाहता था। और ये बात एमस को नहीं पता थी। इसके बाद मर्डॉक ये बात फैनी को बताता है, तो फैनी को ये सुनकर काफ़ी झटका लगता है, क्योंकि अभी तक ओजी उनका एक बहुत अच्छा दोस्त बना हुआ था। फैनी बताती है कि फैनी को कभी भी ये बॉक्सिंग वाली लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो तो बहुत ही शांति से रहना चाहती थी। वो यहाँ से शिफ्ट होकर कैलिफोर्निया जाना चाहती थी, जहाँ पर वो एमस के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी सके। अब नेक्स्ट सीन में हम मर्डॉक को एक एक्सपेरिमेंट करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर वो विक्टिम से निकली हुई बुलेट को बहुत अच्छे से एग्जामिन कर रहा होता है, और अब उसे ये बात समझ में आती है कि असल में बुलेट में बहुत ज़्यादा बारूद होता नहीं है। मतलब कि जो भी मर्डर था उसने एक ऐसी बुलेट का इस्तेमाल किया था जिसमें से उसने काफ़ी सारा बारूद निकाल दिया था बाहर, जिसकी वजह से उस बुलेट की फायर करने की आवाज़ कम हो गई थी। और अगर दूर से मारो तो ये बुलेट उतनी हार्मफुल भी नहीं होती है, पर उसने बुलेट बहुत पास से फायर की, इसलिए एमोस की डेथ हो गई। तभी यहाँ पर जॉर्ज बताता है कि हमें एक फुटप्रिंट मिला है। तो वो दोनों होटल चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक खून से बना हुआ फुटप्रिंट मिलता है, पर वो इतना ज़रा सा होता है कि उसे किसी के भी जूते से मैच नहीं कर सकते। तो अब मर्डॉक को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि एमस को कहीं और पर मारा गया हो और बाद में उसे उसके रूम में लाकर रख दिया गया हो, और उसे मर्डर की जगह से उसके रूम में लाने के बीच में गलती से किलर के जूते के नीचे खून लग गया होगा। तो इसके बाद फिर वो यहाँ पर एक फेरेट को छोड़ते हैं। अब फेरेट की आदत होती है कि वो खून को बहुत जल्दी स्मेल करता है और उसी तरफ को जाता है। तो यहाँ पर फेरेट एक दूसरे रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ वो बेड के नीचे चला जाता है। तो जब वो उस बेड के नीचे देखते हैं तो उन्हें वहाँ से एक रेड कलर का रुमाल मिलता है, जिसके ऊपर बहुत सारा खून लगा होता है, और ये रूम मिसेस कटलर के नाम पे होता है। अब क्लर्क से पूछने पर क्लर्क उन्हें बताता है कि उन्होंने यहाँ पर बॉब को देखा था। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ने बॉब को पकड़ लिया है। असल में बॉब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस उसे स्टेशन से पकड़ के लेके आई थी। मर्डॉक उससे पूछता है तो बॉब उसे बताता है कि हाँ वो गया था होटल में, पर वो उसे जान से मारने के लिए नहीं गया था, बस उसे थोड़ा सा लेसन देने गया था, क्योंकि उससे पहले फाइट में उसे हारना था, पर फिर भी वो जानबूझकर जीत गया। इसलिए बॉब वहाँ पर जाता है और एमस को पंच मारता है, जिससे कि उसकी नाक टूट जाती है, और ये खून जो उसके रुमाल में लगा होता है ये उसकी नाक का खून होता है। और ये सब करते हुए उसे मिसेस कटलर ने भी देखा होता है, तो वो इस बात की विटनेस होती है। तो अब मर्डॉक फिर से मिस्टर एंड मिसेस कटलर से मिलने जाता है। यहाँ पर मिसेस कटलर उसे बताती है कि हम उसे ख़रीदना चाहते थे, पर वो इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो मैं वहाँ पर उस होटल रूम में उससे बात करने और उसे मनाने की कोशिश करने गई थी, पर फिर भी वो माना नहीं और वहाँ से चला गया। मतलब कि एमस ने खुद को बेचने से मना कर दिया था। अब यहाँ पर मर्डॉक को समझ में आता है कि वो जो फ्लोर पे खून था वो किलर के जूते का नहीं था, वो एमस की नाक से ही बह रहा था जब वो अपने रूम में वापस जा रहा होगा। अब नेक्स्ट सीन में मर्डॉक कुछ फ़ोटोज़ देख रहा होता है। ये फ़ोटोज़ उसी फाइट वाली रात की होती है, क्योंकि एमस ने फाइट जीती होती है, इसलिए सभी न्यूज़पेपर वाले उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं, और ये सारी फ़ोटोज़ मर्डॉक ने मंगा ली थी। यहाँ पर एमस की फ़ाइट जीतने के बाद की फ़ोटो होती है, और जब वो सबके साथ बार में होता है उस वक्त की फ़ोटो होती है, और बाद में जब फैनी को अरेस्ट किया जा रहा था वहाँ की भी फ़ोटो होती है। तो अब इस बार वाली फ़ोटो को ध्यान से देखने पर मर्डॉक को समझ में आता है कि इस फ़ोटो में फैनी एमस को देख रही है, पर ओजी बहुत प्यार भरी निगाहों से फैनी को देख रहा है। और जिस फोटो में फैनी को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है वहाँ पर भी बैकग्राउंड में ओजी है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है। अब यहाँ पर वो एक और बात नोटिस करता है कि जिस वक्त फैनी को पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं उस वक्त ओजी ने दूसरी शर्ट पहनी थी, और जिस वक्त वो बार में होता है तब उसने दूसरी शर्ट पहनी थी, जबकि वो मर्डर उसी रात में हुआ था और ओजी को भी उसी रात में ही पकड़ लिया गया था। तो अब उसने एक ही रात में शर्ट क्यों चेंज की?
वो भी तब जब उसके बेटे जैसे एमएस का मर्डर हो गया था। तो अब मर्डॉक ओजी को अरेस्ट करवा लेता है और उससे पूछताछ करता है। यहाँ पर मर्डॉक बोलता है कि मैं तुम्हारे होटल रूम में गया था जहाँ पर मैंने तुम्हारे रूम की तलाशी ली थी और वहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ मिला। वहाँ पर मुझे एक जली हुई शर्ट के कुछ बटन मिले, 2 ट्रेन के टिकट मिले और काफ़ी सारे पैसे मिले। तुम शुरू से ही फैनी को बहुत पसंद करते थे और तुम्हें ये भी लगता था कि एमस जैसा ड्रग करने वाला, गैम्बलिंग करने वाला लड़का इतनी अच्छी लड़की डिज़र्व नहीं करता। और तुम्हें ऐसा लगा कि अगर तुम एमस को बेच दोगे तो ऐसा हो सकता है कि फैनी उसे छोड़ दे और तुम्हारे पास आ जाए। और मैंने रेलवे स्टेशन से पता किया है कि ये दोनों टिकट जो मुझे तुम्हारे रूम से मिले हैं, ये दोनों टिकट एमस ने बुक कराए थे और एमस ने फ़ाइट पर खुद अपने ऊपर ही पैसा लगाया था, इसीलिए वो जानबूझकर जीता था ताकि उसे प्रॉफिट हो। और ये उसकी आखिरी फ़ाइट थी। इस फाइट के बाद वो सब कुछ छोड़कर फैनी के साथ कैलिफोर्निया जाने वाला था ताकि वो उसे वो लाइफ दे सके जो फैनी चाहती है। और तुमने शर्ट इसलिए बदली क्योंकि पहली वाली शर्ट पे खून के छींटे पड़ गए होंगे, इसलिए तुमने वो शर्ट जला दी और उसकी जगह दूसरी शर्ट पहन ली। और अब अगर तुमने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो फिर तुम्हारी जगह फैनी को लटका दिया जाएगा और तुम और मैं, हम दोनों ही ऐसा नहीं चाहते हैं। फैनी का नाम सुनने के बाद ओजी सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि जब एमस को ये सब पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था और कहीं वो मुझे कुछ कर ना दे, इस डर में मैंने शूट कर दिया और उसकी डेथ हो गई। मर्डॉक को ये बात सही लगती है, वरना जब कोई किलर सच में किसी को मारने जाएगा तो वो अपनी बुलेट्स में से बारूद निकाल के क्यों रखेगा। ओजी ने ऐसी बुलेट्स अपनी नॉर्मल सेफ्टी के लिए रखी होगी। अब यहाँ पर ओजी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और फैनी आराम से छूट जाती है। मर्डॉक उसे वो सारे पैसे देता है जो सारे पैसे एमस ने अपनी फाइट जीतकर जीते थे और उसे वो टिकट भी देता है। वो कहता है कि एमस हमेशा से ही तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, तो अब तुम्हें वही जाना चाहिए जहाँ पर वो तुम्हें लेकर जाना चाहता था और इसमें इतने पैसे भी हैं कि तुम अपनी एक नई लाइफ शुरू कर सको। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।